हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं अभी आप हैं अभी टारगेट। कहाँ पर हैं अभी आप हैं यहाँ पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए UPDLED 2025 वाले बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हम लेके आए हैं प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये हमारा कौन सा बैच है, प्रशिक्षु बैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी क्लासेस और सारे नोट्स सब कुछ क्या है फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। और आज हम जो करने वाले हैं, आज हम अपना जो है नया सब्जेक्ट मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इससे पहले जो है हम इस क्लास में क्या कर रहे थे, इस टाइमिंग पे यहाँ पर हम कर रहे थे एजुकेशन ईडियो फर्स्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ईडियो फर्स्ट कर रहे थे। आप सभी को पता है हम ईडियो फर्स्ट कर रहे थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ईडियो सेकंड करने वाले हैं स्टार्ट, ठीक है। आज हमारा स्टार्ट क्या होगा, नया जो होगा पेपर वो होगा ईडियो सेकंड होगा, ठीक है। और ये भी आपका 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा। और टाइमिंग वही होगी आपकी। कितनी टाइमिंग होगी आपकी? इसमें भी टाइमिंग क्या होगी, 2 घंटे की होगी। कितने की होगी? 2 घंटे की होगी। और ये है आपका सेकंड प्रश्न पत्र है। कौन सा है? सेकंड है। ये आपका सेकंड पेपर होगा, ठीक है। कौन सा पेपर होगा? ये आपका सेकंड पेपर होगा, सही है। कौन सा पेपर होगा? सेकंड पेपर होगा ये आपका। तो आप याद रखना, आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, ईडियो सेकंड याद स्टार्ट करेंगे। इससे आप एजुकेशन सेकंड भी कहते हो, ठीक है। एजुकेशन फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको उसका कंटेंट दिया है। अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जो है अपने DLED के साथ साथ जो है CTET और बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी आप तैयारी कर लेंगे उससे ही, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वो सारा आपको DLED में जो आ रहा है वही आता है, सही है। और DLED में वही चीज़ें हमें क्या है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हमें वही कोर्स, वही सिलेबस सब कुछ मिलेगा हमें, जो आपका UP TET, CTET या कोई भी टेट ले लीजिए, सभी में पूछा जाता है, सही है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी। हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जुड़ जाइए। टारगेट एग्जाम ओनली पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जो है अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए ताकि वो भी अच्छे से हमारी क्लासेस ले पाएँ और जो है अपने DLED में अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको मुझे मैंने जो आपको एजुकेशन फर्स्ट पढ़ाया था, जो एजुकेशन फर्स्ट हम कर रहे थे, जो हम एजुकेशन फर्स्ट किया था, उसको आपको कंटेंट कैसा लगा है, उसकी क्लासेस कैसी लगती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आप वहाँ पर देखें, आपको हर चीज़ हर टॉपिक के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया, बहुत अच्छे से बताया है। बाकायदा आपको डायग्राम भी दिखाए गए हैं ताकि आपको उसे अच्छे से समझ में जो है समझने में उसमें सहायता मिल पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वैसे मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है क्लास के स्टार्टिंग में ही। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर में आज सब्जेक्ट क्या हमारा है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये हमारा क्या है, एजुकेशन ईडियो सेकंड है। क्या है? ईडियो सेकंड है। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे। और आज हम यहाँ पर आज इसका क्या करने वाले हैं, आज इसका हम जो करेंगे वो करेंगे सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? सिलेबस इसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे क्योंकि पहले जब तक हम सिलेबस को पता नहीं लगा पाएंगे कि है क्या, हम पढ़ेंगे क्या, तो हमें सिलेबस पता होगा तब हम एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उससे जो भी आपके पेपर में पूछा जाता है मैं आपको सब वही कराऊँगी, आप हम पे विश्वास कीजिए, ठीक है। और अगर आप जो है
इन क्लासेस को रेगुलर देखेंगे, मेरे साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो आप डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के साथ साथ आप अपने आगे भी टीचिंग के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आपकी बैक लगने की संभावना बहुत ही होंगी, ठीक है। आप ये मत कहिए आप हम कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि इसमें आप के साथ क्या हो सकता है अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो आप जागरूक हो जाइए। हम यही चाहते हैं कि किसी भी बच्चे की बैक ना आए, तो हमारे साथ हमारे क्लासेस में जुड़े रहिए और जो है इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और पता नहीं चलेगा आपके पेपर भी कब आ जाएंगे और आपकी तैयारी भी कब हो जाएगी, सही है। चलिए हम देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम होगा, तो पहला हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहला जो हमारा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लेसन जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट कौन सा होगा, पहला पार्ट क्या होगा हमारा, होगा संप्रेषण। क्या होगा, संप्रेषण। क्या होगा वो आपका होगा संप्रेषण होगा, ठीक है। क्या होगा, संप्रेषण होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से जानेंगे कि संप्रेषण के अर्थ क्या होता है, क्या जानेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से जानेंगे कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता और महत्व जानेंगे। फिर संप्रेषण के घटक और कारक भी जानेंगे, और इसी में हम जानेंगे संप्रेषण के प्रकार पढ़ेंगे, और इसको प्रभावी संप्रेषण के तरीके कि किस तरीके से हम जो हैं किन किन तरीकों से हम अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण क्या है, अर्थ बताऊंगी मैं आपको, महत्व बताऊंगी, डेफिनेशंस भी बताऊंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी और ये हम कल करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे हम ऐसा कर लेंगे, या तो हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, या अगर इसे हम 2 क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होगा तो आप एक क्लास में बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत भी फील होगा, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, अगला हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, शिक्षण के सिद्धांत होगा। तो शिक्षण के सिद्धांत में हम क्या करेंगे, तो शिक्षण के सिद्धांत जो हैं उसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं आपके जो हैं सिलेबस में। तो शिक्षण के सिद्धांत में हम देखेंगे करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, क्या है, और फिर प्रेरणा का सिद्धांत जानेंगे, रुचि का सिद्धांत जानेंगे, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जानेंगे, और नियोजन का सिद्धांत जानेंगे, चयन का सिद्धांत होगा, और क्या होगा, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कि कैसे व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार जो है शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। इसके बाद होगा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत होगा, फिर होगा जीवन से संबंधित स्थापित करने की सिद्धांत, ठीक है। जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत होता है, और क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत होगा, फिर होगा विभाजन का सिद्धांत, इसे हम लघु सोपों को भी पढ़ेंगे इसमें, और फिर निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है। ये आपका जो सेकंड जो होगी यूनिट समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके अंदर ये आपके सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो बहुत ही लंबी हमारी ये क्लास चलने वाली है। ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही लंबा चलने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आपको पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है इसमें, सही है। तो ये आपको 50 नंबर का है, तो कंटेंट जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हर चीज़ को हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसको भी हम 1-2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, सही है, क्योंकि एक क्लास में करना तो बहुत ही जो केवल खिचड़ी पकाने लायक होगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो ये एक साथ हम नहीं करेंगे, हम 1-2 क्लास में इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो सेकंड हमारी यूनिट है शिक्षण के सिद्धांत। अब आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमारा थर्ड होगा वो होगा शिक्षण के सूत्र। क्या होगा, थर्ड हमारा होगा शिक्षण के सूत्र। तो कौन कौन से जो हैं आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं वो हम जानेंगे। तो ये हमारी थर्ड यूनिट होगी। तो इसमें पहला क्या होगा, इसमें जो पहला होगा वो क्या होगा, सरल से जटिल की ओर। क्या है, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये हमारे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और इसके बाद होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और प्रकृति से अनुसरण की ओर, अनुसरण की ओर होगा, मान लीजिए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, ठीक है। अनुभव से युक्त, या ऐसे हमें क्या कहेंगे, तर्कपूर्ण की ओर। क्या कहेंगे, तर्कपूर्ण की ओर, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, शिक्षण के सूत्र होंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, ताकि वो भी अच्छे से सिलेबस को
समझ सकें कि क्या क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करना ताकि आपको इस क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जाए। ठीक है, और आप हमारे साथ हमारी क्लास में आ पाएँ। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी इस सिलेबस डिस्कशन को आपको। ठीक है, आपको समझ में आया तो लास्ट में देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, इससे मुझे एक क्या होगा, मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा और मैं आपको जो क्लास लेके आऊँगी बहुत अच्छे से लेके आऊँगी। भले ही आप किसी भी क्लास में कमेंट ना करते हो, लेकिन जो है मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सही है, तो यहाँ पे हमने 3rd यूनिट भी देख ली। यहाँ पर कम से कम आपकी क्या होंगी, 11 यूनिट्स होंगी और 11 यूनिट्स के अंदर बाकी के सब टॉपिक्स होंगे। सही है, 4th यूनिट देखते हैं, इसमें क्या है, 4th इसमें है शिक्षण प्रविधियाँ। क्या है, शिक्षण प्रविधियाँ हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण की प्रविधियाँ पढ़ेंगे। सही है, तो यहाँ पर 4th की तरफ चलते हैं। 4th हमारा क्या है, शिक्षण की प्रविधियाँ हैं। तो शिक्षण की प्रविधियाँ में कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, ये भी बहुत जो है लेंदी चैप्टर है, मतलब कि लेंदी यूनिट है आपकी। तो इसमें होगा विवरण प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, ठीक है, व्याख्यान प्रविधि होगी, वर्ण प्रविधि होगी, स्पष्टीकरण प्रविधि होगी, और कहानी कथन प्रविधि होगी, और निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि होगी, उदाहरण प्रविधि होगी, खेल गतिविधि प्रविधि होगी। इसके बाद हम जानेंगे समूह चर्चा प्रविधि के बारे में। ठीक है, और फिर आपकी होगी प्रयोगात्मक, फिर आपकी होगी प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, फिर हम जानेंगे वाद विवाद प्रविधि क्या होती है, फिर कार्यशाला प्रविधि, और फिर लास्ट में हम जानेंगे भ्रमण प्रविधि। ठीक है, ये मतलब कि इन सारी प्रविधियों के बारे में हम अपनी क्लासेस में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। इनका अर्थ भी देखेंगे कि इनका यूज कैसे हम करते हैं अपने कक्षा शिक्षण में, उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 5th देखते हैं। 5th यूनिट इसमें हमारी क्या होगी, 5th हमारी होगी शिक्षण, 5th हमारी क्या होगी, शिक्षण की नवीन विधियाँ। क्या है, शिक्षण की नवीन विधियाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं, उपागम भी कहते हैं। ठीक, शिक्षण की क्या होंगी, नवीन विधियाँ होंगी। सही है, तो 5th ये हमारा होगा। तो इसमें हम किस किस के बारे में जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण और गति, फिर सेकंड होगा इसमें क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, फिर होगा रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, फिर सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, और बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स से आप ये मत समझिए इतना लंबा आप इसको देख के डर जाए, लेकिन बहुत ही इजी है, इसको बहुत हम आसानी से सीखेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये सारे आपके जो शिक्षण होते हैं ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लास ये हम जब सिलेबस कर लेंगे उसके बाद हम कुछ जो है आपके आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो आप ये भी नहीं आपको ये भी चिंता नहीं होगी फिर कि मैंने आपको इतना सारा सिलेबस क्यों एकदम से बताया है। सही है, जो सिलेबस है मैं आपको वही लेके आई हूँ। अगर आप सिलेबस को नहीं जानेंगे तो आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। सही है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद 6 हमारी क्या होगी, 6 जो हमारा होगा, इसके बाद 6 जो हमारा यूनिट होगा वो होगा सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कौशल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी बार पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, और इससे आपको क्वेश्चन भी आता है। सही है, जानेंगे यहाँ पर हम 6 यूनिट में जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और महत्व और प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है, फिर हम जानेंगे कि कैसे हम जो है जब टीचिंग करने जाते हैं तो किस तरीके से हम लेसन प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग के पूरे बारे में इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सोउदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल। ठीक है, छात्र सहभागिता कौशल के बारे में भी देखेंगे, फिर उद्दीपन
परिवर्तन कौशल देखेंगे क्या होता है, पुनर्वलन कौशल देखेंगे क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, और श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे पुनरावृत्ति कौशल, फिर हम जानेंगे शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेशन, कि शिक्षण में हम एक से अधिक कौशलों का जो है कैसे प्रयोग करेंगे उसका, और कैसे उसमें गतिविधियां भी होंगी, समावेश उसमें गतिविधियों का भी करेंगे। ठीक है, तो उसी को समावेशन जब हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, पाठ योजना कहते हैं। ठीक है, जिसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि पाठ योजना भी कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगली यूनिट हमारी क्या होगी। इसमें अगली यूनिट हमारी होगी, वो होगी 7th नंबर होगी, वो होगी अपेक्षित अधिगम स्तर। क्या होगा, अपेक्षित अधिगम स्तर। तो 7th हमारी क्या होगी, 7th हमारी होगी अपेक्षित अधिगम स्तर। क्या होगा, अपेक्षित अधिगम स्तर। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, इसमें हम देखेंगे, इसकी संकल्पना देखेंगे, फिर अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन देखेंगे, फिर अपेक्षित अधिगम फलस्वरूप का अधिगम का पुनर्वलन में महत्व क्या है ये जानेंगे। इसको हम एक क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट जो आपकी होगी, इसके बाद जो आपकी अगली जो 8 नंबर यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, शिक्षण अधिगम सामग्री, कि क्या क्या शिक्षण अधिगम की सामग्रियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, इसका आवश्यकता महत्व जानेंगे। इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकारों का भी वर्गीकरण करेंगे। फिर हम जानेंगे उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या होती है, कि हम अच्छे शिक्षण अधिगम की सामग्रियां यूज करते हैं तो उसकी क्या विशेषता होती है। सही है, इसको भी हम एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो आपके यूनिट में ज़्यादा लेंथी चीज़ें दी हैं, मतलब कि काफ़ी अंदर सब टॉपिक बहुत सारे दिए हैं, उनको हम 2 क्लास में या 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जिसमें 2-4 ही पॉइंट्स दिए हैं उसको हम एक क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। अगली यूनिट जो हमारी होगी वो होगी 9 नंबर होगी। तो 9 नंबर हमारी यूनिट क्या है, जैसे तो 9 नंबर हमारी यूनिट यहाँ पर है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो 9 नंबर यहाँ पर हमारा क्या होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। हम जानेंगे कि इनके क्या क्या प्रकार होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के। सही है, तो इसके तहत हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे इंद्रिय जनित अधिगम करने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श, घृणा और चखना। ठीक है, इसमें देखेंगे दृश्य सामग्री देखेंगे। दृश्य सामग्री में क्या होगा, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रिया सामग्री। फिर हम जानेंगे विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट के बारे में जानेंगे, गणित किट जानेंगे, विज्ञान किट जानेंगे, और जानेंगे पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य आते हैं इसमें आएंगे अनुपूरक अध्ययन सामग्री, फिर शिक्षक संदर्भ दिशा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 9 नंबर देख लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगली यूनिट देखते हैं। अब अगली यूनिट जो हमारी होगी वो होगी हमारी, तो अब हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे दृश्य सामग्री में और भी चीज़ें हमने जो देख ही ली, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो हम बच्चों को दृश्य सामग्री द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड किट वगैरह हो गई ये हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे क्या होती हैं, जड़ें हो गई, बीज हो गई, सीकें हो गई, पत्तियां हो गई, टहनियाँ हो गई, बालू हो गई, और फिर इसके बाद केकड़ हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा के भी हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। इसके बाद अगला आपका आएगा श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री में क्या होगा आपका, श्रव्य सामग्री में होगा टेप रिकॉर्डर होगा, और क्या होगा ऑडियो और सीडी होगा, कैसेट होगा,
कैसेट प्लेयर और रेडियो होगा, इन सब चीज़ों से भी हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरीके से बच्चों को हम सिखाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद होगा दृश्य और श्रव्य सामग्री, ऐसी सामग्रियाँ जो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उसमें आपका जो कंप्यूटर आएगा, टेलीविज़न आएगा और DVD आएगा, वीडियो CD होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो ये 9 नंबर यूनिट थी, वो हमारी काफ़ी बड़ी थी। आगे हम चल रहे हैं 10 नंबर। जो 10 नंबर हमारी यूनिट है वो हमारी क्या है, उत्तम शिक्षण सामग्री की क्या है विशेषता। तो जानेंगे क्या क्या विशेषता है। इसमें क्या होगा, हम इसमें हम पढ़ेंगे कि बिना लागत से प्राप्त और लागत से प्राप्त, ठीक है। कौन कौन सी जो होती हैं उत्तम शिक्षण सामग्री, जो लागत से प्राप्त होती हैं और बिना लागत के होती हैं। इसी में हम जानेंगे बहुउद्देशीय सामग्रियाँ जानेंगे। बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं के प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठ्य प्रकरणों का प्रयोग और विषयवार वस्तुओं के अनुरूप और शैक्षिक उपयोगिता भी जानेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर शैक्षिक उपयोगिता जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप हम कैसे उसकी मतलब उसके शिक्षण में जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। हमने 10 यूनिट यहाँ पे देख ली, मैंने आपको बताया था 11 यूनिट्स हैं। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ और हम जानेंगे, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य जो भी चीज़ें हैं उनको भी जानेंगे, ठीक है, कि आसानी से हम क्या क्या चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट होगी 11 नंबर यूनिट होगी, वो हमारी क्या होगी, हमारी 11 नंबर यूनिट होगी कि शिक्षण अधिगम। 11 नंबर ये हमारी यूनिट होगी कि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियाँ, कि शिक्षण सामग्री के निर्माण में क्या क्या प्रयोग करें और क्या क्या हम सावधानियाँ रखें, सही है। तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने 11 यूनिट्स देखी और इन्हीं 11 यूनिट्स को हम अपने इसमें जो है सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, EDO, किस में पढ़ेंगे हम, EDO सेकेंड में पढ़ेंगे। ये सारी यूनिट्स जो मैंने अभी आपको कराई हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हम कुछ अपने क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रश्न उत्तर जो हैं आपके जो क्या होंगे, कौन से होंगे, ये आपके होंगे जो आपके आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला इसमें प्रश्न आपका दिया है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहयोग है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। तो कौन सा कौशल है जिससे हम बच्चे का पूर्व ज्ञान प्राप्त मतलब पता लगा सकते हैं। ये आपको 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी जो है इस क्लास को देख सके और पूरा सिलेबस देख सके कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सेकंड में सिलेबस आया हुआ है। और ये कुछ पेपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए आप मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। तो कौन सा कौशल सहायक है आप बताइए। प्रस्तावना कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, व्याख्यान कौशल है। आप सोच रहे होंगे ये मैम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। जो मैंने अभी आपको सब टॉपिक्स कराए हैं उनके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको 15 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। क्या है, प्रस्तावना कौशल। कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। क्या है? प्रस्तावना कौशल है। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल से जो है हम बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगा सकते हैं। तो प्रस्तावना में हम वो क्वेश्चंस को रखते हैं जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, और ये कौशल क्या होता है? बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने में सहायक होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? तो ये भी आपको देखिए 16 में पूछा गया है, BTC 16 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न की संरचना है, लेखन की स्पष्टता है, उचित श्रृंखलाबद्धता है, या कथनों में तारतम्यता है। आप परेशान नहीं हुए, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। जब हम चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो हम इनको इजीली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो आपको बिल्कुल नए लग रहे होंगे क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है एजुकेशन, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको आप शुरू से मेरे साथ पढ़ते रहना, नहीं तो आपकी बैक जो है लगने की संभावना पूरी होगी। सही है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा कि उचित श्रृंखलाबद्धता। क्या है? उचित श्रृंखलाबद्धता जो है हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सही है, उचित श्रृंखलाबद्धता। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किस विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो किसने किया था? भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, या उपयुक्त सभी। ये भी आपको 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। सही है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा गणित किट का उपकरण है। तो यहाँ पर आपको उपकरण दिए हुए हैं, इसमें आपको छांट कर बताना है कि गणित किट का उपकरण कौन सा है। डोमिनेज है, बीकर है, डोमिनेज होगा, बीकर होगा, या क्लैंप होगा। तो अगर आपने जो है गणित की इन चीज़ों का ज्योमेट्री वगैरह होती है उसमें यूज किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। एकदम से बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, आपको 16 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 2016 में BTC के पेपर में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा डोमिनोज। क्या होगा? डोमिनोज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आ वाला होगा, डोमिनोज होगा। क्या होगा? डोमिनोज होगा हमारा यहाँ पर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप परेशान मत होइए कि कितनी लंबी क्लास चलने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 वाला हमारा यहाँ पर ये राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, 3 होती हैं आपकी। और ये भी आपको किसमें पूछा गया है? ये भी हमारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर बा वाला होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा क्या है? उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? ये 15 में पूछा गया। कथन भी आ सकते हैं आपको कि डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगी, उनमें से पूछ लिया जाएगा ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कार्लविन। क्या होगा? कार्लविन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला ये राइट आंसर है। चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन हमारा है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? पहले तो आप यहाँ पर संप्रेषण का अर्थ क्या होता है इसको मैं आपको क्लासेस में अच्छे से बताऊंगी। संप्रेषण वैसे मतलब कि होता है
कि जो हम बातचीत करते हैं उसका आदान प्रदान, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो कैसा होना चाहिए वातावरण, उसमें नीरस होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए, यह प्रकाशपूर्ण होना चाहिए, ये सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आ वाला, क्या होगा, आ वाला होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य, कि व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है। ये छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, या बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास होता है, या साधारण बालकों के लिए व्यक्तिक शिक्षण आवश्यक है, या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आपको 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपको पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है कि बस देखते ही ना जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए कि क्लास अच्छी लग रही है आपको और समझ में भी आ रहा है, और लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। कि यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल का टारगेट एग्जाम ओनली पर आपको क्या है, फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और बाकायदा सब चीज़ प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम दी जा रही है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं ओनली। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर कौन सा सूत्र आधारित है, इसके बारे में हम जानेंगे, सारे सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ज्ञात, आएगा ज्ञात, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या सरल से जटिल की ओर। तो क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा कि जो शिक्षण सूत्र होता है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने किस तरीके से बताया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण से अंश की ओर, क्या होगा, पूर्ण से अंश की ओर हमारा राइट आंसर होगा, सही है। ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। देखिए इस यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है, ये 16 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा के आपको 2015 में आया है, 2016 में आया है, 2017 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करना। तो पूर्ण से अंश की ओर कौन सा अभी हमने देखा था, पूर्ण से अंश की ओर हमारा क्या होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण करने से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या होता है, स्थायी और ठोस। अधिगम होता है, शिक्षण होता है, स्मृति होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, अधिगम होगा, क्या होगा, अधिगम जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है
कि सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि किसको कहते हैं? कहानी विधि को कहते हैं, व्याख्यान विधि को कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को, संश्लेषण विधि को। तो ये आप समझ रहे हैं ये विधियां हमने क्यों बताई हैं अभी आपको। तो इन विधियों से इनके जो लाने वाले राइटर हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या इनका और अन्य नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है कि संप्रेषण नहीं है, संबंध स्थापन, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना, बोध निश्चय। तो संप्रेषण इसमें क्या है? कहाँ पर आप बताइए यहाँ पर कहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ पर बातों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर जो है हमारा भाषण देना। भाषण देना क्या है? यहाँ पर बातों का आदान प्रदान नहीं होता है, एक व्यक्ति केवल भाषण देता है, हम उसको सुनते हैं। सही है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्रियात्मक शिक्षण विधि है। तो ये विधियां भी आपको देखिए क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो सारे कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्रियात्मक शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण के शिक्षण द्वारा सीखना। तो शिक्षक से शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र को अपनी स्वयं क्रिया द्वारा सीखना। ठीक है, स्वयं क्रिया द्वारा सीखना, या आपका गृह कार्य द्वारा सीखना, या भ्रमण द्वारा सीखना। तो कौन सा है यहाँ पर इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर हमारा इसका 15 का राइट आंसर क्या होगा कि छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान ज्ञात करना। ठीक है, क्या करना? ज्ञान करना। छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, या ज्ञात करना भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्ञात करना भी कह सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर ये वाला होगा। सही है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार का शिक्षण प्रविधि है? तो बतानी है आपको किस प्रकार के शिक्षण प्रविधि में हम कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, विवरण प्रविधि है, या व्याख्यान प्रविधि है? तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? विवरण प्रविधि। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? विवरण प्रविधि यहाँ पर राइट आंसर होगा। सही है, तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक भी नहीं आता होगा। ठीक है, मुझे पता है आपको एक भी नहीं आता होगा, क्योंकि एकदम से नया है। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कुछ भी एक क्वेश्चन भी आप निकाल के नहीं दे सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसे होती है? बालकों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए है, बालकों के शारीरिक विकास के लिए या विज्ञान के लिए है, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए है, या बालकों को खेलना सिखाने के लिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए जल्दी से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए। काय के लिए है? बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो है होती है। सही है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, रॉस का है, वैलेंटाइन का है, नॉन का है, मॉरिश का है। तो इस तरीके से डेफिनेशन से भी आपको क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं। सही है, तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? नन का है। किसका है? नन का है। ये नन वो वाले नहीं हैं, ये वाले हैं। सही है, तो यहाँ पर हमने
18 नंबर का क्वेश्चन भी देख लिया। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है, ये भी आपको 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला इसमें दिया है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापक के प्रभाव को दूर करना, और सुलेख पर बल देना या गृहकार देना। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसको हम जानेंगे अपनी क्लास में अच्छे से कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। सही है, तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर राइट आंसर होगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापक के प्रभाव को दूर करना। सही है, ये वाला हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सही है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 20 नंबर क्वेश्चन होगा। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया है शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा आपको पता नहीं होगा तो मैं ही आपको बताऊँगी। ये क्वेश्चन आपको 2017 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है बीटीसी के पेपर में। ठीक है, बीटीसी में आया हुआ, पहले हम डीएलएड को बीटीसी ही कहते थे। सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा परिणाम का सिद्धांत। क्या होगा, क्या होगा, परिणाम का सिद्धांत जो है हमारे शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। सही है, बाकी ये तीनों जो हैं हमारे शिक्षण के समान सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हमने क्या जाना था, हमने जाना था ईडीओ सेकंड हम स्टार्ट किया। आज हमने इसका पाठ्यक्रम जाना कि क्या क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, कि क्या इसका सिलेबस है, और कुछ हमने क्या करें अपने जो पेपर से संबंधित क्या करें, कुछ क्वेश्चंस भी किए। क्या किए, कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, प्लस क्या जाना, प्लस क्वेश्चंस जाने, प्रश्नोत्तर करें। ठीक है, बहुविकल्पी है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और जो है मुझे बताना आपको सिलेबस समझ में आया है या नहीं आया है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना और जो है अपने पास रख लेना इसका सिलेबस, और जो मैं एक कराती जाऊँ और उसको आप अच्छे से करते जाना। कल से हम जो है इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको पेपर से पहले ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। और हम इसमें क्या क्या जानेंगे, इसमें हम प्रैक्टिस सेशन भी चलाएंगे आपके लिए, और जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लास में टाइम से जुड़ सकें और जो है अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। आई होप मैंने अच्छे से कोशिश की थी कि मैं आपको इसका सिलेबस अच्छे से बता पाऊँ, और जो है इसके क्वेश्चंस भी बताए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आपको आते हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।